नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस की हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर। किन को लेकर? व्यक्तित्व को लेकर। व्यक्तित्व को लेकर हम अब 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह क्लासें नहीं देखी तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जयनारायण व्यास को लेकर कि जयनारायण व्यास को लेकर कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है और परीक्षा में इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इनसे पूछे जाने वाले समस्त हमने प्रश्नों को क्या कर रखा है? हाईलाइट। इनसे पूछे गए प्रश्न अब तक हमने हाईलाइट कर रखे हैं, तो इससे आपको एक सामान्य जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से याद रखने हैं और कौन कौन से इग्नोर करनी है। तो जयनारायण व्यास को लेकर सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, इनका कार्य क्षेत्र था मारवाड़। क्या कार्य क्षेत्र था? मारवाड़। बात करें जयनारायण व्यास के जन्म को लेकर, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 18 फरवरी 1899 में जोधपुर। और इनकी शादी हो जाती है, यानी जयनारायण व्यास की पत्नी का नाम क्या था? गौरजा व्यास। बात करें जयनारायण व्यास के उपनामों के बारे में, तो इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयनारायण व्यास को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक। शेर ए राजस्थान के नाम से भी जयनारायण व्यास को जाना जाता है। इन्हें मां साहब भी कहा जाता है, धुन का धनी कहा जाता है, लक्कड़ फक्कड़ कहा जाता है। यानी लोकनायक, शेर ए राजस्थान, मां साहब, धुन का धनी, लक्कड़ फक्कड़, यह किसके उपनाम थे? जयनारायण व्यास के। आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाला प्रमुख व्यक्तित्व, यानी प्रथम व्यक्ति कौन था राजस्थान में सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाला? तो आपको आंसर देना होगा जयनारायण व्यास। और इसी जयनारायण व्यास ने मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की क्या की थी? स्थापना। और इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा का 1923 में इनके द्वारा पुनर्गठन किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जयनारायण व्यास के द्वारा। कब की गई? 1921 में। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, आपसे पूछा गया प्रश्न कि मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? जयनारायण व्यास। बात करें अगले पॉइंट को लेकर, तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि 1932 में जयनारायण व्यास ने राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। कौन सा था? अंगीवाड़। और यह समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया? ब्यावर, अजमेर से। तो यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न मिले एक लाइन से। यानी राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? अंगीवाड़। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? जयनारायण व्यास के द्वारा। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम कब किया गया? 1932 में किया गया। इस अंगीवाड़ का प्रकाशन कहाँ से किया गया? ब्यावर, अजमेर से किया गया। तो इन चारों बातों को आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात करें अगले पॉइंट को लेकर, तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1936 में जयनारायण व्यास ने अखंड भारत दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। कहाँ से? बम्बई से। और किस भाषा में? हिंदी में। यानी अखंड भारत नामक समाचार पत्र भी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? जयनारायण व्यास के द्वारा। कब किया गया? 1936 में। कहाँ से किया गया? बम्बई से। कौन सी भाषा में किया गया? हिंदी भाषा में। और इसी जयनारायण व्यास के द्वारा एक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में चलाया गया था। कौन सा? पीप। यानी पीप नामक अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र चलाया गया किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। कहाँ से चलाया गया? दिल्ली से। और जयनारायण व्यास के बारे में आपको अगली लाइन ध्यान रखनी है कि जयनारायण व्यास ने मारवाड़ के किसानों की व्यथा का वर्णन किया। कौन से समाचार पत्र में? तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र। यानी तरुण राजस्थान समाचार पत्र के भी किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? जयनारायण व्यास के द्वारा। बात करें देख अगले पॉइंट को लेकर, तो आपको 3 पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट दिख रहे हैं। यह तीनों पॉइंट जयनारायण व्यास से संबंधित परीक्षा में पूछे गए थे। परीक्षा में पूछा गया था कि तरुण राजस्थान के संपादक थे कौन? जयनारायण व्यास। मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे कौन? जयनारायण व्यास। और 1951 में पहला विधानसभा चुनाव आ रहे थे कौन? जयनारायण व्यास। यह तीनों पॉइंट आपको अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेने हैं। उसके बाद आपको जयनारायण व्यास की में जानकारी होनी चाहिए कि मनोनीत व निर्वाचित सीएम यानी मुख्यमंत्री, और यह कौन से सीएम बने थे? तीसरे सीएम बने थे। और मारवाड़ का वर्तमान शासन एवं पोपावाई की पोल पुस्तकों का संपादन किया गया था। यानी जयनारायण व्यास की प्रमुख पुस्तकों में कौन कौन सी आती हैं? गैर कानूनी लागवागें, पोपावाई रिपोल, मारवाड़ी अवस्था या मारवाड़ का वर्तमान शासन, यह सभी क्या है? जयनारायण व्यास की प्रमुख पुस्तकें हैं। और जयनारायण व्यास द्वारा रचित प्रजामंडल गीत कौन कौन से थे? डंकेरी चोट, सुण,
यानी डंकेरी चोट व सुण नामक प्रजामंडल गीत किसके द्वारा गाए गए थे? जयनारायण व्यास के द्वारा। और इन्हीं जयनारायण व्यास का 1963 में क्या हो जाता है? निधन। और डाक टिकट जारी होता है इनके सम्मान में, यानी इनका निधन हो जाता है जयनारायण व्यास का 1963 में। और 1974 में क्या होता है? जयनारायण व्यास के सम्मान में डाक टिकट जारी किया जाता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट के माध्यम से रिव्यू जरूर दें। तो बात करते हैं अगले व्यक्तित्व को लेकर। अगले व्यक्तित्व में बात करेंगे हम किसके बारे में? माणिक्यलाल वर्मा के बारे में। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो आपको आंसर देना है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि माणिक्यलाल वर्मा ने राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए प्रयोग किया था किसका? गीतों एवं कविताओं का। इसी माणिक्यलाल वर्मा का पंचेड़ा नामक गीत काफी लोकप्रिय हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, पंचेड़ा नामक गीत किसका था? माणिक्यलाल वर्मा का। और इसी माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था किसका? संयुक्त राजस्थान का। यानी संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। बात करें माणिक्यलाल वर्मा की प्रमुख पुस्तक के बारे में, तो मेवाड़ का वर्तमान शासन किनकी पुस्तक थी? माणिक्यलाल वर्मा की। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर, बलवंत सिंह मेहता को लेकर। साथियों, अगर आपको कोई भी पॉइंट थोड़ा बहुत डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करें कि सर आपके नोट्स में यह लाइन है, इस पर हमें थोड़ा डाउट है, तो उसको मैं क्या क्लियर कर दिया करूँगा। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी कोई ना कोई गलती हो सकती है। और यह नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, खुद की तैयारी के दौरान। तो यह नोट्स आपके काम आ रहे हैं, इसकी मुझे काफ़ी खुशी है। और आपके अच्छे कमेंट आते हैं, उन्हें देखकर मुझे भी काफ़ी खुशी मिलती है। तो साथियों, अगर हमारे नोट्स में कोई भी कमी हो, कोई भी पॉइंट गलत लिख गया हो, तो आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर 100% सही दूंगा। यानी आपको बताऊंगा कि मेरे नोट्स में कमी है या फिर आपको डाउट है। तो साथियों, आप कमेंट के माध्यम से कोई भी पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं अगले व्यक्तित्व में, बलवंत सिंह मेहता को लेकर। बलवंत सिंह मेहता को लेकर आपको ध्यान रखना होगा, इनका कार्य क्षेत्र था मेवाड़। और 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। यानी मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की गई किसके द्वारा? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। और क्यों की गई? जन जागृति के लिए। आपसे पूछा जाएगा उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको आंसर देना होगा बलवंत सिंह मेहता। और इसी उदयपुर में वनवासी छात्रावास की भी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। और हल्दी घाटी में बम बनाने का प्रशिक्षण शिविर लगाया किसके द्वारा? बलवंत सिंह मेहता को लेकर। यानी इन्हीं बलवंत सिंह मेहता ने क्या किया था? उदयपुर में तो प्रताप सभा की स्थापना की, और उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की, और हल्दी घाटी में बम बनाने का प्रशिक्षण शिविर लगाया किसके द्वारा? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। तो बलवंत सिंह मेहता के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर। व्यक्तित्व का नाम है भोगीलाल पांड्याय। भोगीलाल पांड्याय को लेकर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, इनका कार्यक्षेत्र पूछा गया था। क्या था इनका कार्यक्षेत्र? डूंगरपुर। और इन्हें बांगड़ का गांधी कहा जाता है। यानी भोगीलाल पांड्याय को क्या कहा जाता है? बांगड़ का गांधी। आपसे पूछा जाए कि बांगड़ का गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो भोगीलाल पांड्याय। और इसी भोगीलाल पांड्याय के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1944 में। आपसे पूछा जाएगा कि डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्याय। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1944 में। और इसी भोगीलाल पांड्याय के द्वारा बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई। किसकी? बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई। और इसी भोगीलाल पांड्याय के द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई। आपको परीक्षा में पूछा गया था कि हरिजन सेवा समिति की स्थापना की किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्याय के द्वारा। तो साथियों, आपको क्लास में जो हाईलाइट दिख रहे हैं, यह भी आपको अपने नोट्स में हाईलाइट कर रहे हैं। और अगर आपके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन यह पॉइंट आपके नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं, तो आप इन पॉइंट को अपने नोट्स में लिखें और उन्हें हाईलाइट कर लें, क्योंकि यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। अब बात करते हैं अगले प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर। व्यक्तित्व का नाम है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ था? जोबनेर, जयपुर में। और इनकी पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री, और इनकी पुत्री का नाम था शांताबाई। और 1900 निधन के बारे में आपको पता है, 1974 में क्या हुआ था? हीरालाल शास्त्री का निधन। और 1976 में क्या हुआ था? इनके सम्मान में डाक टिकट जारी। निधन से पहले कुछ पॉइंटों को लेकर बात करें
कि हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1936 में निवाई टोंक में किसकी स्थापना की गई? जीवन कुटीर की। यानी जीवन कुटीर की स्थापना 1936 में निवाई टोंक में किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और इस जीवन कुटीर की संचालन किसके द्वारा किया गया? रत्ना शास्त्री के द्वारा, जो कि कौन थी? हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। बात करें जीवन कुटीर का वर्तमान नाम क्या था? बनस्थली विद्यापीठ। यानी बनस्थली विद्यापीठ को हम आवासीय बालिका विद्यालय कहती है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि बनस्थली विद्यापीठ आवासीय बालिका, यानी यह क्या है? बनस्थली विद्यापीठ है जो आवासीय बालिका छात्रावास यानी आवासीय बालिका विद्यालय, इसकी स्थापना को लेकर पूछा गया। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री को लेकर। हीरालाल शास्त्री को लेकर आपको ध्यान रखना होगा इनकी प्रमुख पुस्तक को लेकर। तो इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। यानी हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा का नाम क्या है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। बात करते हैं इनके प्रमुख गीत को लेकर। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो व जीवन कुटीर के गीत किन से संबंधित है? हीरालाल शास्त्री से। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कब बने? 30 मार्च 1949 को मनोनीत। यानी कैसे हुए थे? मनोनीत। तो साथियों हीरालाल शास्त्री के बारे में यही जानकारी आपको रखनी चाहिए। और भी कोई अलग से पॉइंट मिले आपको इम्पोर्टेंट तो वह इन नोट्स में आपको ऐड कर लेना है। तो अब हमने बात की किसके बारे में? हीरालाल शास्त्री को लेकर। अब बात करते हैं अगले प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर। आपको ध्यान रखना होगा हरिभाऊ उपाध्याय। किसके बारे में बात करेंगे हम? हरिभाऊ उपाध्याय को लेकर। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 1893 में कहाँ पर हुआ था? भैरासा गांव ग्वालियर में। और इसी हरिभाऊ उपाध्याय को लेकर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया जाता है कि दा साहब के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो दा साहब किनका उपनाम था? हरिभाऊ उपाध्याय का। आपको ध्यान रखना होगा दा साहब के नाम से हम किन्हें जानते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय को। और इसी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा हटुंडी अजमेर में 1927 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना 1927 में किसके द्वारा की गई? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। और इसी हरिभाऊ उपाध्याय को लेकर आपको कई और जानकारी रखनी है, जिसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अजमेर से सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। और 1952 में अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री बने कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। और इनकी उच्च शिक्षा कहाँ से हुई थी? वाराणसी से। और वाराणसी से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा औदुंबर। किसका? औदुंबर। और हरिभाऊ उपाध्याय को लेकर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार में खादी एवं समाज कल्याण मंत्री रहे कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। ज़्यादातर हरिभाऊ उपाध्याय को लेकर 2 परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, दोनों मैंने हाईलाइट कर रखी है। बाकी आपको सब तो याद रखना है, लेकिन इन दोनों पॉइंट को आप अपने नोट्स में हाईलाइट कर लें। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर, बाल मुकुंद बिस्सा को लेकर। बाल मुकुंद बिस्सा को लेकर अब तक 4-5 बार प्रश्न पूछे गए और 3-4 तरह से पूछे गए, तो मैंने सब हाईलाइट कर रखे हैं। सबसे पहले पूछा गया था कि बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। बात करें इनके लेकर अगले पॉइंट को लेकर, तो 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा जी को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया। और 19 जून 1942 को जोधपुर केंद्रीय कारागार में भूख हड़ताल के दौरान अस्पताल में क्या इनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों जयनारायण व्यास के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था 1942 में, इसमें क्या है? बाल मुकुंद बिस्सा भाग ले रहे थे और इनकी गिरफ्तारी हो जाती है 9 जून 1942 को। कहाँ पर बंदी बनाकर भेज दिया गया? जोधपुर केंद्रीय कारागार में। यहाँ पर बाल मुकुंद बिस्सा क्या है? भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल पर बैठने के कारण 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो आपको एक तो संबंध ध्यान रखना है, कहाँ से था? जोधपुर से। और भूख हड़ताल के दौरान जोधपुर केंद्रीय कारागृह में किसकी मृत्यु हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की। कब हुई थी? 19 जून 1942 को। उसके बाद आपको बाल मुकुंद बिस्सा को लेकर 2 बार प्रश्न पूछे गए थे कि नागौर में चरखा संघ यानी खद्दर भंडार की स्थापना की किसके द्वारा? बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा। राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हुई? तो इसका आंसर भी क्या माना गया था? बाल मुकुंद बिस्सा।
क्योंकि जयनारायण व्यास ने किसकी स्थापना की थी? मारवाड़ लोक परिषद की। और इसी मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य कौन थे? बाल मुकुंद बिस्सा, जो कि भूख हड़ताल के कारण जोधपुर जेल में मारे गए। तो साथियों, इनमें आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में 18वें नंबर के व्यक्तित्व श्यामजी कृष्ण वर्मा को लेकर। श्यामजी कृष्ण वर्मा को लेकर ऊपर मैंने 4 लाइनें हाईलाइट कर रखी हैं। चारों लाइनें परीक्षा में पूछी गई थी। पूछा गया था निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन नहीं है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि इन्होंने अजमेर में वकालत की। यानी अजमेर में क्या की थी इन्होंने? वकालत। अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इसी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? ब्यावर में कृष्ण कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग किया। और उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी काम किया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को लेकर 4 सामान्य जानकारी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि चारों जानकारियों को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपके भी एग्जाम में इनको लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अजमेर में वकालत की किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इसी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना सहयोग किया था किसमें? ब्यावर में कृष्ण कॉटन मिल की स्थापना में क्या किया था इन्होंने? सहयोग। और इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी काम किया था। इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। साथियों, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं नोट कर कि कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो आपको यहाँ पर कमेंट के माध्यम से यह आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। जयनारायण व्यास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, माणिक्यलाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर देंगे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को लेकर आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने होंगे, क्योंकि यह चारों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं अगले प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर। अगले व्यक्तित्व में आपको ध्यान रखना होगा गोविंद गिरी। 19वें नंबर के कौन? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कार्य क्षेत्र। तो इनका कार्य क्षेत्र क्या था? बांगड़। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बासिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आपको भी अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेने हैं। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न सेम टू सेम यहीं से छपेगा। एग्जाम के बाद आपको होश आएगा कि सर ने तो बोला लेकिन हमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो समय रहते आप ध्यान दे लें। तो गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बासिया गांव डूंगरपुर में। किस परिवार में? बंजारा परिवार में। और इसी गोविंद गिरी को भीलों का बाबजी या भीलों का मसीहा कहा जाता है। भीलों में गोविंद गिरी गुरुजी कहा जाता है। यानी भीलों में गोविंद गिरी को क्या कहा जाता है? गुरुजी कहा जाता है। और गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य का नाम था सूरजी भगत। और भीलों में भगत पंथ, धुणी पंथ एवं माला पंथ का प्रवर्तन किया। किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। इस संप सभा को लेकर ज्यादातर प्रश्न रिपीट होता रहता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में संप सभा की स्थापना की गई। कहाँ पर संप सभा की स्थापना की गई? सुरोई में। और इसी संप सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था कब? 1903 में। और संप सभा की 1913 में क्या एक प्रमुख बैठक होती है। कहाँ पर बैठक हुई थी? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर। और इसी बैठक पर मेवाड़ भील को यानी एमबीसी के द्वारा क्या कर दी गई? गोलीबारी। इस गोलीबारी में क्या हुआ था? 1500 भील मृत्यु को प्राप्त हो गई। यानी 1500 भीलों की क्या हुई? शहादत। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? इस कांड को मानगढ़ कांड। तो मानगढ़ कांड कब हुआ था? 1913 में। और जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है किसे? मानगढ़ कांड को। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा अगला पॉइंट कि मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस किसका द्वारा नेतृत्व किया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा। अब बात करते हैं 20वें नंबर के अगले प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर। 20 नंबर पर किनका नाम आता है? मोतीलाल तेजावत को लेकर। आपको मोतीलाल तेजावत में पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है या आदिवासियों का बाबूजी कहा जाता है किसे? मोतीलाल तेजावत को। और भीलों का बाबूजी या भीलों का मसीहा किसे कहा जाता था? गोविंद गिरी को। तो यह थोड़े बहुत डाउट हैं। और मोतीलाल तेजावत को लेकर भी प्रश्न पूछा गया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? कोल्यारी गांव उदयपुर में। और बनिया या ओसवाल परिवार में। यानी बरिया परिवार में। बनियाओं में कौन सा? ओसवाल परिवार। एक या बहुमत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ की पुकार किसने लिखी थी? 21 सूत्री मांग पत्र मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो साथियों, हम व्यक्तित्व में बात कर चुके 20 प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर।
अब एक एक पॉइंट को लेकर प्रश्न देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार से अलग से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। तो परीक्षा में पूछा गया था कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहते हैं, चिड़ावा का गांधी। साथियों यहाँ पर मैंने जो रंग से हाईलाइट कर रखे हैं इसका मतलब है यह सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना होगा। और जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था, 1942 में। किस किस के मध्य हुआ था, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। और बाबा हरिश्चंद्र ने जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर किसकी स्थापना की गई थी, आजाद मोर्चे की। तो आपको ध्यान रखना होगा आजाद मोर्चे का गठन किसके द्वारा किया गया था, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। उसके बाद बात करें अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थलों को लेकर बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध कहां से, जोधपुर रियासत से। जयनारायण व्यास का संबंध कहां से, जोधपुर रियासत से। रघुवर दयाल सोनी का संबंध कहां से, बीकानेर रियासत से। हीरालाल शास्त्री का संबंध कहां से, जयपुर रियासत से। गोपीलाल यादव का संबंध कहां से, भरतपुर रियासत से। कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध कहां से, धौलपुर रियासत से। तो यह साथियों क्या है, स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थलों को मिलाने को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो कर्माबाई राजस्थान के नागौर क्षेत्र की निवासी थी। तो कर्माबाई के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह राजस्थान के नागौर क्षेत्र की क्या थी, निवासी। बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, 1930 ईस्वी के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है। प्रश्न पूछा गया था कि 1930 ईस्वी के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है। तो यह किसको श्रेय जाता है, युगल किशोर चतुर्वेदी को। बात करें अगले प्रश्न को लेकर, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी कब, 1938 ईस्वी में। कब की थी, 1938 ईस्वी में। बात करें अगले प्रश्न को लेकर, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तो आंसर माना गया था किशनलाल जोशी। कौन, किशनलाल जोशी। बात करें हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा। तो मुकुट बिहारीलाल भार्गव को। आपसे कई बार परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया जाता है कि राजस्थान का सीआर दास किसे कहते हैं। तो मुकुट बिहारीलाल भार्गव को क्या कहते हैं, राजस्थान का सीआर दास। और किसने कहा था, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था महिलाओं को लेकर कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल गई महिलाएं कौन कौन सी थी। अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री व शांता देवी त्रिवेदी। इन चारों महिलाओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री व शांता देवी त्रिवेदी यह क्या गई थी, स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल गई चारों महिलाएं थी। बात करें अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि छगन वैग ने अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना। तो जोधपुर का खीचन क्षेत्र। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कौन सी भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी, कमला स्वाधीन। कमला स्वाधीन कौन से राज्य की थी, कोटा राज्य की भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी। तो साथियों बात करते हैं व्यक्तित्व को लेकर कि आज की इन क्लास में हमने क्या है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यानी 3 क्लास के माध्यम से हमने क्या है, इस चैप्टर को क्लियर कर लिया है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर देंगे कि आपको यह क्लासें हमारी कैसी लग रही हैं। जो स्टूडेंट कोचिंग में ऑफलाइन नहीं जा सकता, ऑनलाइन में टाइम खराब नहीं कर सकता, और वह चाहता है कि मैं सटीक पढूं और किसी सेलेक्टेड इंसान के नोट्स पढूं, यानी जिन नोट्स को पढ़कर किसी ने सिलेक्शन लिया हो, तो वह हमारे नोट्स को पढ़ सकता है। और राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, हम चैलेंज करते हैं राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम को कि हम 90% से रिजल्ट ऊपर देंगे हर एग्जाम में। यानी राजस्थान इतिहास से संबंधित जैसे कोई परीक्षा आए हैं, 10 प्रश्न पूछे गए, तो मैं आपको प्रॉमिस पूरा भरोसा दिलाता हूं कि 8-9 प्रश्न हमारे सेम टू सेम इन नोट्स से देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासें अच्छी लग रही होंगी, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे कंप्लीट राजस्थान का इतिहास हम यूट्यूब पर अपलोड कर दें, और यह सीरीज हमारी रेगुलर जारी रहेगी। तो साथियों आपको क्लासें कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।